हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी ट्रैक पर। हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। जो भी भाई लोग और बहनें जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट पात्रता परीक्षा के लिए, तो उसके लिए आज मैं बहुत बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं। आज की क्लास में अपन शिक्षण विधियों के ऊपर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। शिक्षण विधियों के सिलेक्टेड क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि रीट भर्ती परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पिछली बार पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं उनसे रिलेटेड जो कि आने वाली रीट परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से आग्रह करता हूं, जो भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना वीडियो कैसी लगी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी है? तो सबसे व्याकरण की सबसे उचित, सबसे बेस्ट विधि नहीं पूछी दोस्तों, इसमें पूछी है इसने अपेक्षाकृत बेहतर कौन सी हैं। इन ऑप्शंस के हिसाब से आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए आगमन विधि, बी ऑप्शन निगमन विधि, सी ऑप्शन सूत्र विधि, डी ऑप्शन पुस्तक विधि। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, जो निगमन विधि होती हैं उसमें पहले, निगमन विधि में पहले रूल बताया जाता है। रूल्स के बाद, मतलब रूल का मतलब नियम, पहले नियम और उसके बाद उदाहरण बताया जाता है, एग्जाम्पल बताया जाता है। दोस्तों वो तो होती है आपके निगमन विधि, जिसे डिडक्टिव मेथड कहते हैं। पहले नियम फिर उदाहरण बताए जाते हैं। आगमन विधि में पहले उदाहरण दे दिए जाते हैं, उसके बाद नियम बताया जाता है, उदाहरण पहले दिया जाता है। तो अपेक्षाकृत बेहतर विधि बतानी है आप लोगों को। इसमें आपका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगमन विधि अपेक्षाकृत बेहतर विधि होती है व्याकरण शिक्षण के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है। जो कविता मतलब पद्य भाग पढ़ाया जाता है, तो उसमें सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? ऑप्शन ए सरल अर्थबोध, बी ऑप्शन भावबोध, सी ऑप्शन शब्दार्थ बोध, डी ऑप्शन ए पठन बोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास बी ऑप्शन भावबोध। हमें कविता का भाव अर्थ समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही कविता का सारांश समझ में आता है। तो भावबोध सबसे प्रमुख अंग होता है कविता का। स्टार लगा लेना, क्वेश्चन आने लायक एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान। तो कुछ आपको टीचिंग मटेरियल दे रखे हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो सबसे बेस्ट सर्वोपरि स्थान किसका है पढ़ाने के अंदर? ऑप्शन ए दैनंदिनी, बी ऑप्शन झाड़न, सी ऑप्शन ग्रीन बोर्ड, डी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक। तो राइट आंसर ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक का जो भाषा शिक्षण में है वो सर्वोपरि स्थान होता है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक के बिना शिक्षण प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है, पाठ्य पुस्तक का अहम रोल होता है। अगला क्वेश्चन, द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए प्राथमिक कक्षाएं, बी ऑप्शन अनुवाद शिक्षण, सी ऑप्शन सम्मेलन गोष्ठियाँ, डी ऑप्शन है विदेशी भाषा शिक्षण। दोस्तों प्राथमिक कक्षाएं हैं, इसका मतलब है कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों की बात की जा रही है। तो जो द्विभाषी पद्धति, द्विभाषी पद्धति का अर्थ है जिन छात्र छात्राओं को 2 भाषाओं का ज्ञान हो कम से कम, उन्हीं को तो द्विभाषी पद्धति की शिक्षा दी जा सकती है। तो 2 भाषा का नॉलेज, दो, तो उसका क्षेत्र कौन सा नहीं है? यहाँ पर आप लोगों को
जो सही आंसर लग रहा होगा वह है ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक कक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं वो उनको दो भाषा का वो इतना ज्ञान नहीं रहता, उनको द्विभाषा पद्धति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अनुवाद शिक्षण में किया जा सकता है, सम्मेलन गोष्ठियों में किया जाता है, विदेशी भाषा शिक्षण में भी किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक कक्षा है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। रचना या संरचनात्मक शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है इनमें से? ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप लोगों को एग्जाम हॉल में क्वेश्चन करते समय इस बात को ध्यान रखना कि पूछा क्या जा रहा है या नहीं है। उसी को क्वेश्चन पढ़ते समय आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के प्रेशर में कि क्या पूछ रहा है, जबकि वो विपरीत पूछता है। सत्य असत्य है, कौन सा नहीं है, कौन सा है, इस प्रकार से आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है रचना शिक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन ए प्रवचन विधि, बी है निर्देशन विधि, सी ऑप्शन है भाषा संसर्ग विधि, डी ऑप्शन प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भाषा संसर्ग विधि है जो रचना शिक्षण की विधि नहीं है दोस्तों। जबकि जो तीन विधियां दे रखी है, प्रवचन विधि, निर्देशन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ये तीनों भाषा शिक्षण की, रचना शिक्षण की विधियां हैं दोस्तों। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, वर्णनात्मक कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? वर्णनात्मक कविता शिक्षण के लिए सबसे बेस्ट विधि बतानी है आप लोगों को। ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, बी ऑप्शन तुलना प्रणाली, सी ऑप्शन शब्दार्थ कथन प्रणाली, डी ऑप्शन प्रश्नोत्तर प्रणाली। यहाँ पर जो वर्णनात्मक कविता शिक्षण, उसके लिए यहाँ सी ऑप्शन भाषा कथन प्रणाली। क्योंकि जब आप लोग पद्य भाग अर्थात कविता पढ़ाते हो तो उस टाइम पे आपको जो शब्दों के अर्थ आने चाहिए और विद्यार्थियों के सामने शब्दार्थ बताने चाहिए, जब जाके आपका कविता अर्थात कविता शिक्षण पढ़ाना साकार होगा। तो शब्दार्थ कथन प्रणाली अपनाई जाती है, सबसे बेस्ट प्रणाली है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस विधि से शिक्षा देने वाला शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देके आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से वह विधि बताइए जो कि अच्छा वक्ता मतलब होता है बोलने वाला। तो आपको मतलब किस विधि में सर्वाधिक बोलने की ज़रूरत होती है? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, इसको आप लोग अगर समझ जाओगे तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, आंसर देना। तो किस विधि से शिक्षा देने वाले शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए? व्याख्यान विधि, दृष्टांत विधि, हर्बर्ट विधि, प्रदर्शन विधि। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख ही रहा होगा आपको, व्याख्यान विधि। अगर कोई व्याख्यान विधि से पढ़ा रहा है, लेक्चर मेथड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, लेक्चर मेथड का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसके लिए लेक्चर देना भी तो आना चाहिए। तो लेक्चर विधि में अर्थात व्याख्यान विधि में वक्ता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, रसास्वादन विधि आधारित है। रसास्वादन विधि किस पर आधारित है? ऑप्शन ए अर्थ, बी ऑप्शन भाव, सी ऑप्शन कला, डी ऑप्शन रस। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, रस। रस रसास्वादन विधि पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अनुकरण से बालक बहुत कुछ सीखता है। अनुकरण से बालक बहुत कुछ सीखता है, यह विधि किस पर आधारित है? अनुकरण का मतलब है दोस्तों किसी को दूसरे को देखकर सीखना, अनुकरण करना। बच्चा सबसे पहले अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। बच्चा बालक के लिए कहा जाता है कि 1 वर्ष का होने पर वह सार्थक शब्द बोलने लगता है, सार्थक शब्द का उच्चारण करता है 1 वर्ष का होने पर।
तो बालक अनुकरण करके सर्वाधिक सीखता है, अर्थात दूसरे को देखकर सर्वाधिक सीखता है। 1 वर्ष का होने पर सार्थक शब्द बोलना सीखता है, तो वो सबसे ज़्यादा अनुकरण करके ही सीखता है। अनुकरण किसका करता है? प्रोबेल जो महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनके द्वारा एक परिभाषा भी दी गई है कि माताएं बालक की आदर्श अध्यापिकाएं होती हैं तथा परिवार बालक का पहला विद्यालय होता है। बालक का पहला विद्यालय परिवार, क्योंकि बालक अपने परिवार से बहुत कुछ सीखता है। सबसे पहले बालक परिवार से ही सीखने लगता है, तो वहाँ पर भी एक दूसरे का अनुकरण करके बालक सीखता है। जैसे उसकी माता जो भी शब्द बोलती है उसका बालक अनुकरण सीखता है। बालक एक वर्ण के शब्द बोलना सीखता है, पा, माँ, ऐसे शब्द सबसे पहले सीखता है। तो अनुकरण से सीखना सबसे अच्छा सीखता है। ये कौन सी विधि पर आधारित है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, बी ऑप्शन अनुकरणात्मक विधि, सी ऑप्शन प्रदर्शन विधि, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन अनुकरणात्मक विधि। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस विधा के शिक्षक के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? तो इनमें से किस विधा के शिक्षक के समय आप मौन मतलब साइलेंट पठन को महत्व देंगे? साइलेंट रीडिंग की बात की जा रही है, साइलेंट रीडिंग। तो इनमें से किसका अध्ययन करवाते समय साइलेंट रीडिंग की बात की जाएगी? ऑप्शन ए कविता, बी ऑप्शन एकांकी, सी ऑप्शन निबंध, डी है अपना संवादात्मक कहानी। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, निबंध पढ़ाते समय मौन पठन का महत्व देंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाने लायक है। प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? किलपैट्रिक महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं, तो ये किसके शिष्य थे? इनके गुरु कौन थे, मतलब ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए पार्कर, बी ऑप्शन जॉन डीवी, सी ऑप्शन मेरियन, डी ऑप्शन पार्कहर्स्ट। यहाँ पर प्रोफेसर किलपैट्रिक हैं, वो जॉन डीवी के शिष्य थे। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये जवाब देना है मेरे को कमेंट करके कि जॉन डीवी क्या थे। जॉन डीवी क्या थे, मतलब मेरा मतलब है आपसे, मनोवैज्ञानिक थे, चिकित्सक थे, या फिर दर्शन शास्त्री थे, या फिर और कुछ थे? इनमें से क्या थे जॉन डीवी? अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा, रिट में पूछे जाने लायक। केल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? केल विधि को प्रचलित करने का श्रेय ऑप्शन ए रायबर्न, बी ऑप्शन हेनरी कोल्डवेल कुक को, सी ऑप्शन मॉरिसन को, डी ऑप्शन थॉमस रस्क को। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी कोल्डवेल कुक को केल विधि का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि क्या है? अर्थात ग्रामर पढ़ाने का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो कौन सा है? दोस्तों ये विधियां आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि कल को आप भी टीचर बनोगे तो आप कौन सी विधि से पढ़ाने में यूज लोगे, इसका ज्ञान आपको अभी से होना चाहिए। अब व्याकरण में सबसे बेस्ट विधि कौन सी मानी जाइए? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक विधि, बी पाठ्य पुस्तक है दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन सूत्र अथवा निगमन विधि, सी ऑप्शन आगमन विधि, डी ऑप्शन समवाय और अंतरयोग विधि। यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन समवाय और अंतरयोग विधि। मतलब अंतरयोग और समवाय का मतलब होता है एक दूसरे से रिलेट करके। जैसे आप ग्रामर पढ़ाते हैं तो ग्रामर में इंग्लिश की बात करूँ तो जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक हैं वो एक
बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत लॉन्ग टॉपिक है हालांकि, लेकिन जब पार्ट ऑफ स्पीच को सीख जाएगा बच्चा उसके बाद ही अदर टॉपिक सीखना सब पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मतलब अंतरयोग मतलब पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेट करके समझाते हैं। वैसे ही अपन हिंदी की बात करें तो हिंदी में बच्चे को पहले वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद आगे की हिंदी ग्रामर पढ़ने में आसानी रहेगी। इसीलिए इस विधि को बेस्ट मेथड माना गया है। अगला, काव्य शिक्षण का मूल तत्व क्या है? काव्य शिक्षण का मूल तत्व, ऑप्शन ए रस निरूपण, बी ऑप्शन ध्वनि निरूपण, सी ऑप्शन अलंकार निरूपण, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। काव्य शिक्षण सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि निरूपण काव्य शिक्षण का मूल तत्व है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य है? किसका मुख्य उद्देश्य है भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त कराना? कविता शिक्षण का, बी ऑप्शन कविता शिक्षण, सी ऑप्शन गद्य शिक्षण, डी ऑप्शन निबंध शिक्षण का। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गद्य शिक्षण। गद्य भाग पढ़ाते समय भाषा अर्थात लैंग्वेज के सभी तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक होता है, इसीलिए गद्य शिक्षण में भाषा तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है? अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत, ये विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन ए ज्ञान की पूर्ण इकाई का सिद्धांत, बी ऑप्शन है सामाजिक सहयोग का सिद्धांत, सी ऑप्शन क्रमित लघु पदों का सिद्धांत, डी ऑप्शन व्यक्तित्व का सिद्धांत। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन क्रमित लघु पदों का सिद्धांत, अर्थात विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाता है अभिक्रमित अनुदेशन विधि के अंतर्गत, जिससे कि विषय वस्तु को पढ़ने में आसानी रहती है। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, व्याकरण पढ़ने की आगमन विधि पर डैश 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 पर सर्वाधिक बल देती है? आगमन विधि किस पर सर्वाधिक बल देती है? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा यार, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते। एक तो लाइक करो और देखने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जल्दी से। बहुत अच्छी क्लास लाता हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो शेयर करना तो बनता ही है, लाइक भी बनता है दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। आगमन विधि की बात की जा रही है। उदाहरण, बी ऑप्शन नियम, सी है परिभाषा, डी मानकता। आगमन विधि अर्थात इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि से जो तात्पर्य है मैं आपको बताऊं, इसमें पहले बताते हैं उदाहरण, उसके बाद नियम बताया जाता है, उदाहरण और फिर नियम। जबकि निगमन विधि में पहले नियम बताते हैं उसके बाद उदाहरण बताते हैं। अब यहाँ पर आगमन विधि की बात की जा रही है तो सर्वाधिक बल देती है एग्जाम्पल पर, अर्थात उदाहरण सबसे पहले बताती है, सर्वाधिक बल उदाहरण पर देती है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार बताना है। ऑप्शन ए अनुमोदक, बी ऑप्शन आधिकारिक, सी ऑप्शन सुविधादाता, डी ऑप्शन है तानाशाह। तो एक शिक्षक की कक्षा में जो भूमिका होती है वो होती है दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुविधादाता, अर्थात मार्गदर्शक होता है एक शिक्षक, सुविधा करने वाला, इसीलिए सुविधादाता या मार्गदर्शक की
भूमिका निभाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की सूत्र विधि हिंदी में किस भाषा से आई है? सूत्र विधि किस भाषा से हिंदी में आई है? हिंदी में किस भाषा से व्याकरण की सूत्र विधि आई? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी ऑप्शन संस्कृत, सी ऑप्शन अरबी, डी ऑप्शन है पारसी। दोस्तों, जो संस्कृत भाषा से व्याकरण की सूत्र विधि हिंदी भाषा में रूपांतरित हुई है, संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट हुई है साथियों। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट लगा लो, स्टार लगा लो, क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा रेट में। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? डाल्टन प्रणाली, बच्चे बिना देखे ही डाल्टन लगा देते हैं कि डाल्टन प्रणाली का आविष्कार तो डाल्टन ने ही किया होगा, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन पूछने लायक है इसलिए मैं लेकर आया हूँ। क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का, रीट या सेकंड ग्रेड किसी में भी पूछे, लेकिन इस बार पक्का आएगा ही। ऑप्शन ए किलपैट्रिक, बी ऑप्शन मोंटेसरी, सी है डाल्टन, डी है पार्कहर्स्ट। इसका सही जवाब है दोस्तों पार्कहर्स्ट। पार्कहर्स्ट, इनके द्वारा डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किया गया था, न कि डाल्टन के द्वारा। पार्कहर्स्ट के द्वारा सबसे पहले डाल्टन विधि का आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया था दोस्तों। थैंक यू।